देखो भाई, कल हमने बात की थी अपने पास स्पेक्ट्रम के ऊपर, और स्पेक्ट्रम से ही कंटिन्यू करेंगे अपनी बात को हम आज। और हमारे पास जो आज का टॉपिक है उसका नाम है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। इसका नाम है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। अब देखो, एटॉमिक मॉडल्स की दुनिया में, यानी कि हमारे पास सबसे पहली एटॉमिक थ्योरी जो थी वो डाल्टन साहब ने दी थी। इसी तरह से एटॉमिक मॉडल्स में जो सबसे पहला एटॉमिक मॉडल हमारे पास आता है, जिसको हम बहुत कॉम्प्रिहेंसिव अंदाज में एटॉमिक स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया, जिसमें वो था रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। अब ये जो रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल है, इस रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में हमें सबसे पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन को बयान करना पड़ेगा। दैट इन 1911 लॉर्ड रदरफोर्ड explains the structure of atom through his atomic model। यानी कि बात समझने वाली ये है। हाँ, एर्नेस्ट रदरफोर्ड एक ही है, इनका नाम था पूरा एर्नेस्ट रदरफोर्ड। लॉर्ड का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हम एक पुराने वक्तों में अदब के लिए, और जो है वो इज्जत अफजाई के लिए लॉर्ड का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता था। एर्नेस्ट रदरफोर्ड इनका नाम है। कह रहे हैं 1911 1911 का साल था बेटे, और 1911 के साल में रदरफोर्ड साहब ने किया क्या? रदरफोर्ड साहब ने अपने पास एक एक्सपेरिमेंट किया। और मैं ये कहूँ कि एक एक्सपेरिमेंट तो शायद बात गलत हो जाए। रदरफोर्ड साहब ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, और उन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने एक ही चीज को ढूंढने की कोशिश की। और वो जो एक चीज थी वो ये था, एटम का स्ट्रक्चर। उन्होंने बेसिकली प्रॉपर अंदाज में एटम के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने की कोशिश की, एटम को कंप्लीटली डिफाइन करने की कोशिश की कि एटम के अंदर कौन सी चीज है, कहाँ है, किस अंदाज से मौजूद है। बात समझ रहे हैं मेरी? किस अंदाज से हमारे पास मौजूद है। तो रदरफोर्ड साहब के इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमारे पास जो प्रिंसिपल था, पहले प्रिंसिपल लिख लेते हैं कि उन्होंने क्या ऐसी अहम चीज देखी, कौन सी चीज पर उन्होंने फोकस किया, कि क्या उनका मेजर मोटिव था जिस पे उन्होंने काम करने की कोशिश की कि भाई इसके तहत मैं चलूंगा तो मामलात हल हो जाएंगे। आइए लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल क्या था? प्रिंसिपल ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल इज स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय थिन गोल्ड फॉइल। यानी कि एक बहुत बारीक सी गोल्ड फॉइल ली गई, उसकी मदद से अल्फा पार्टिकल्स को स्कैटर कर दिया गया, फैला दिया गया। बेसिकली आप ये लफ्ज स्कैटरिंग का पढ़ते हैं अपने फिजिक्स में, और फॉर द सेक ऑफ द बिग वेरी लार्ज प्रोसेसेस जिसके अंदर हम पार्टिकल्स को फैला रहे होते हैं, बिखेर रहे होते हैं,
किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म की वजह से, किसी एक पर्टिकुलर चीज की वजह से। बात यहां तक आपको समझ में आती है? अब सवाल ये है कि सर दो ही चीजें क्यों, मतलब हमने मैं इसके पीछे पसे पड़ता जो आपको प्रोसेस बताऊं तो वो ये था कि आपने एक फॉइल पेपर लेना है, बहुत बारीक से एक शीट लेनी है किसी सब्सटेंस की, उसके ऊपर बहुत फास्ट मूविंग पार्टिकल्स को आपने जो है वो प्रोजेक्टाइल कराना है। तो सर यहाँ पर हमने अल्फा पार्टिकल्स ही क्यों कंसिडर किए, और हमने ये गोल्ड फॉइल ही क्यों कंसिडर किया? हम एल्यूमिनियम फॉइल भी ले सकते थे, हम यहाँ पर अपने पास जो है वो सिल्वर फॉइल भी ले सकते थे, हम डिफरेंट फॉइल्स को कंसिडर कर सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पर गोल्ड फॉइल ही क्यों लिया? देखो, फॉइल से मुराद क्या होता है? फॉइल कलर, फॉइल कहते हैं एक मेटल, किसी भी मेटल की बारीक सी शीट, किसी भी मेटल की बारीक सी प्लेट को कहा जाता है फॉइल। बहुत सी बारीक, फॉइल का आसान अल्फाज में बताऊं तो इसके माने होते हैं वर्क, यानी कि कागज के होते हैं, बहुत बारीक सा ये कागज होता है, तो जिसमें हम जो है वो किसी भी सब्सटेंस को इसमें बहुत बारीक से, जैसे मैं रिलेट कर रहा हूँ, आपने अक्सर देखा होगा आपकी वालदा अगर कभी चाहती हैं कि आप लंच में कोई चीज ऐसी लेके जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं या स्कूल जब आप जाते थे, कि वो चीज बहुत गर्म रहे काफी वक्त तक, जब तक आप उसे इस्तेमाल करें, तो वो चीज जो है आपकी वालदा एल्यूमिनियम फॉइल में लपेट कर दे देती थी। ऐसी होता था, एल्यूमिनियम फॉइल में आप वो उसे रैप करके देती थी। तो वो एल्यूमिनियम फॉइल क्या थी? वो बेसिकली एल्यूमिनियम ही था, और एल्यूमिनियम के अंदर क्या था? वो एल्यूमिनियम की इंतहाई बारीक शीट थी, बहुत बारीक सा एल्यूमिनियम का पेपर था। इसी तरह से गोल्ड का एक बहुत बारीक सा पेपर है, जिसे हम यहाँ पर एज अ गोल्ड फॉइल इस्तेमाल कर रहे हैं। और अल्फा पार्टिकल्स को तो आप जानते हैं, अल्फा पार्टिकल्स को तो आप जानते हैं। और अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं भाई? अल्फा पार्टिकल्स तो एक बहुत फास्ट मूविंग पार्टिकल्स होते हैं, और ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं बहुत फास्ट मूविंग पार्टिकल्स, ये हमने यहाँ पर क्यों इस्तेमाल किए? इन दोनों की चंद वजूहात है, मतलब हमारे पास गोल्ड फॉइल के इस्तेमाल की और अल्फा पार्टिकल के इस्तेमाल की कुछ खास वजूहात है। मैं वजूहात कुछ इस तरह से बयान करूं कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स है, हमें इन्हें प्रोजेक्टाइल कराना है, मतलब अल्फा पार्टिकल्स हम एक जो है वो इलेक्ट्रॉन गन कहलाती है, जिससे हम जो है वो बहुत फास्ट मूविंग पार्टिकल्स को फायर करते हैं। तो हम बहुत फास्ट मूविंग पार्टिकल्स के एक बीम फायर करेंगे, यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स आएंगे गोल्ड फॉइल की तरफ। गोल्ड फॉइल को इस्तेमाल क्यों किया, पहले मैं वो समझाऊं। देखो, गोल्ड का जो एक एटम होता है, गोल्ड का एक एटम जो होता है वो 50 टाइम्स हैवी, 50 टाइम, 50% में अगर लगाऊं तो गोल्ड फॉइल में जो गोल्ड का एक एटम होगा वो 50 टाइम्स हैवी है अल्फा पार्टिकल से, 50 टाइम्स हैवी है एक अल्फा पार्टिकल से। बात आप मेरी समझते हैं? 50 टाइम्स हैवी है एक अल्फा पार्टिकल से गोल्ड का एक एटम। अच्छा, अब सर अल्फा पार्टिकल को क्यों यूज किया? चले गोल्ड समझ में आ गया कि भाई गोल्ड हम यूज कर रहे हैं, अल्फा पार्टिकल को यूज किया। अल्फा पार्टिकल को यूज करने की वजह यह है कि अल्फा पार्टिकल, हमें पता है कि अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियाई के बराबर होता है। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल था हमारे रेडिएशन के अंदर, और जब ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और जब ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हमारे पास है, तो इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की वजह से, ये डबल पॉजिटिव चार्ज है, सिंगल पॉजिटिव नहीं है, ये डबल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हमारे पास मौजूद है, और ये 7500 टाइम्स हैवी होता है इलेक्ट्रॉन से। ये बहुत ज्यादा हैवी होता है, एक अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा हैवी होता है, इसलिए हमने अल्फा पार्टिकल को इस्तेमाल किया। बात यहां तक सबको समझ में आ गई होगी यकीनन मेरी। सही है भाई? तो ये हमारे पास प्रिंसिपल था, और ये हमारे पास रदरफोर्ड साहब का एक इंट्रोडक्शन था। सबसे पहले मैं उनकी कुछ ऑब्जर्वेशंस बताऊंगा, हम उनकी कुछ मेन जो ऑब्जर्वेशंस थी, तीन उन्होंने ऑब्जर्वेशंस की थी अपने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। हम पहले उन ऑब्जर्वेशंस को देखेंगे, फिर उन ऑब्जर्वेशंस को समझेंगे, और फिर उनके पॉस्टुलेट्स हम लिखना शुरू करेंगे। आइए सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं। अच्छा, ये जो बात है मैंने आपको इस वक्त बताई थी गोल्ड और एटम के रिलेशन से, इनको अपने पास नोट जरूर कीजिएगा।
ताकि आपको ये बातें याद रहे। नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो देन, मैं पढ़ देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। सेकंड पॉइंट है, सॉरी अनडिफ्लेक्टेड नहीं, पास थ्रू द फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। मैंने शॉर्ट में पढ़ दिया आपकी नवाजत। दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड विद लार्ज एंगल्स। और तीसरे पॉइंट में लिखा हुआ है, वेरी फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स हैड बाउंस्ड बैक। उसे मैंने पढ़ लिया। इंपॉर्टेंट की जहां तक मैं बात करूं, अभी इंपॉर्टेंट पे डिस्कशन तो मैं नहीं कर सकता कि इंपॉर्टेंट क्या है और क्या हमारे पास इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल। बट द मैटर ऑफ फैक्ट इज, हाँ मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि क्या क्या लिखना होता है टॉपिक में ना। तो जो चीजें मैं लिखवा रहा होता हूँ, जिन चीजों की समझ लो कि मैंने हेडिंग डाली है, जिन चीजों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो सारी बातें लिखनी होती है भाई। क्योंकि मैं आपके ऊपर वक्त जाया नहीं करता ना मेरा बेटा, कि कोई ऐसी चीज जो मुझे पता लिखनी नहीं है पेपर में आपने, तो वो आउट ऑफ द टॉपिक है, तो मैं उसको एक्सप्लेन तो नहीं करता। सही है भाई। तो ये तीनों पॉइंट्स को जरा आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे। आई पर्सनली प्रेफर दैट कि आप लिखेंगे तो ज्यादा हेल्पफुल है, ताकि आपके लिए जो है वो समझने में आसानी रहे। स्क्रीनशॉट तो फिर मोबाइल की जीनत बनकर रह जाएगा। सही। मैं रब कर रहा हूँ जरा टॉप पर से, और फिर उसके बाद हमें कुछ इन तीन पॉस्टुलेट्स को समझना है। हमारे पास फर्स्ट ईयर के पेपर की मैं अगर खासकर बात करूं बेटे, तो न्यूमेरिकल्स चूंकि हमारे चैप्टर नंबर 2 में, और अभी हमारे चैप्टर नंबर 3 में निकलेंगे, चैप्टर नंबर 1 में है, चैप्टर नंबर 5 में है, चैप्टर नंबर 6 में है, 7 में है, 8 में है, सब में है। तो न्यूमेरिकल सब में है। तो न्यूमेरिकल्स का एक अच्छा खासा पार्ट, आई पर्सनली कंसीडर दैट कि 60 to 65% आपका जो न्यूमेरिकल्स का पार्ट आता है, एंड द रिमेनिंग विल बी ऑन द थ्योरी सेक्शन। स्टार्ट करें भाई। हाँ, टॉपिक आइडियल गैसेस। अच्छा, एक छोटी सी मैं बात बहुत
बहुत माइनर सी एक बात है, मैं उस पर जरा थोड़ा सा डिस्कस कर दूं। अपार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक हम थोड़ा सा हट रहे हैं टॉपिक से, लेकिन एक छोटी सी बात मुझे डिस्कस करनी है। आइडियल गैसेस, हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था, उसमें एक छोटी सी बात रह गई मुझसे, वो ये थी कि आइडियल गैसेस के ऊपर थी और वो राइज की गई में कंडेंस में नहीं था और बहुत ही माइनर टॉपिक है, इसलिए वो शायद मेरा हो सकता है जहन से निकल गया फ्लो में। तो आइडियल गैसेस के बारे में क्या बात है, देखो हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, जनरल गैस इक्वेशन थी। कोई भी गैस दुनिया में ऐसी नहीं है, कोई भी गैस दुनिया में ऐसी नहीं है जो इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। दुनिया में ऐसी कोई गैस नहीं है जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स के रिलेशन को, जो सारा कंबाइंड रिलेशन है, आप बॉयल्स लॉ फॉलो कर सकते हैं, आप चार्ल्स लॉ फॉलो कर सकते हैं, एवोगाड्रोस लॉ हर जगह फॉलो होता है, लेकिन इन तमाम को मिलाकर जो एक इक्वेशन बनी, दैट पीवी इक्वल्स टू द एनआरटी, ये किसी गैस के लिए बहुत ही मुश्किल, नियरली टू इम्पॉसिबल है इसे एक ही वक्त में एक साथ इन सारे रिलेशनशिप्स को फॉलो कर देना। हम कंसिडर करते हैं गैस को जिसका नाम होता है आइडियल गैस। कहते हैं ना लोगों को कि यार आपका आइडियल कौन है, आपका आइडियल कौन है, मतलब जैसे हम मेंटोर कहते हैं, आइडियल कहते हैं, तो वो आइडियल मतलब हमने इमेजिनरी एक चीज सोची भी है कि यार ऐसी एक गैस होगी जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर मोल सबके रिलेशंस को एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट करते हुए लेकर चलेगी, ऐसी भी हमारे पास एक गैस होगी। अब ये जो गैस हमारे पास होगी, लाजमी सी बात है, ये बिल्कुल लाजमी सी बात है हमारे पास कि दुनिया में मौजूद ही नहीं है इस तरह की गैस, आइडियल गैस। तो आइडियल गैस उस गैस को कहते हैं जो गैसियस लॉ, ये जो जनरल गैस इक्वेशन का लॉ है, इसको फॉलो अप कर सके बिल्कुल सही तरीके से। बहुत सारी गैसेस होती है जो नियरली टू द आइडियल गैसेस, अच्छा इसके आइडियल गैस के अलावा जितनी गैसेस हो सारी नॉन आइडियल गैसेस हो, सारी क्या है, नॉन आइडियल गैसेस होती हैं। अच्छा नॉन आइडियल गैसेस जो है वो सारी गैसेस को कहते हैं, लेकिन सर हमारे पास ये जो नॉन आइडियल गैसेस के अलावा गैसेस हैं, एक मिनट दीजिएगा मुझे, नॉन आइडियल गैसेस के, मैं बिल्कुल अभी बताता हूँ, सबर करो। नॉन आइडियल गैसेस, बाकी जितनी सारी गैसेस हैं वो सब नॉन आइडियल गैसेस है, सही है। अच्छा ये जो नॉन आइडियल गैसेस हैं, इनमें कुछ गैसेस होती हैं जो नियरली टू द आइडियल गैस होती हैं, और वो कौन सी गैसेस होती हैं जो नियरली टू द आइडियल गैस होती हैं, वो तमाम गैसेस हमारे उनमें से हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हीलियम है, ये वो गैसेस हैं जो नियरली टू द आइडियल गैस होती हैं, नियरली यानी कि बहुत ज्यादा करीब होते हैं, क्योंकि इनके एटॉमिक साइजेस छोटे होते हैं, जिसकी वजह से नियरली टू आइडियल गैसेस कंसिडर की जाती है। बात यहाँ तक सबको समझ में आ गई होगी यकीनन मेरी। देन तुम मुझे मैसेज कर लेना, मैं तुम्हें बता दूंगा बेटा इसका मसला, सही है। तुम्हारा मसला मैंने देख लिया है, तो मुझे टेक्स्ट कर देना देन, मैं वहां पे इंशाल्लाह तुमसे डिस्कस कर लूंगा, सही है भाई। तो आइडियल गैस वाला जो छोटा सा मामला है वो हमने देख लिया कि आइडियल गैसेस वो तमाम गैसेस हैं जो जनरल गैस इक्वेशन को फॉलो करती हैं, कंप्लीटली ओबे करती हैं इसको। वो तमाम गैसेस जो इसे ओबे नहीं करती वो कहलाती हैं नॉन आइडियल गैसेस, और नॉन आइडियल गैसेस में कुछ गैसेस हैं जो नियरली टू द आइडियल गैस है, जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम। आप अक्सर न्यूमेरिकल्स इन्हीं गैसेस के पढ़ते हैं, बात समझ गए। तो जरा आगे चलते हैं इस बात को लेकर। अब देखो रदरफोर्ड साहब ने 3 ऑब्जर्वेशंस की थी, मैं जरा तीनों ऑब्जर्वेशंस को अलग अलग एग्जांपल्स से समझाने जा रहा हूं, और बहुत आपने फोकस करके इस चीज को आपने समझना है।
देखो भाई, अब ये जो सामने आपके एक सर्कुलर बॉडी बनी हुई है जिसके सेंटर में मैंने एक पॉजिटिव एरिया बनाया हुआ है, ये गोल्ड फॉइल नहीं है, ये गोल्ड का एक एटम है। और यहाँ से जो लाइंस आ रही हैं, ये लाइंस क्या हैं? ये लाइंस भी पॉजिटिव चार्जेस हैं। अब मतलब ये सामने से आने वाले जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, लाजमी सी बात है कि ये जो है वो अल्फा पार्टिकल है। ये सारे क्या हैं? अल्फा पार्टिकल है, यानी कि ये अल्फा पार्टिकल्स हैं जो सामने की जानिब से आ रहे हैं। रदरफोर्ड ने हमसे 3 ऑब्जर्वेशंस का जिक्र करा, हम उन तीनों ऑब्जर्वेशंस पर बात कर लेते हैं। आइए, सबसे पहले रदरफोर्ड साहब ने कहा कि भाई बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट अवे पास हो गए, वो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, यानी कि डिफ्लेक्शन मतलब अपनी डायरेक्शन को बदल देना, स्ट्रेट अवे जाते हुए कहीं पर टर्न कर जाना, इसे कहते हैं डिफ्लेक्शन। तो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन वो अल्फा पार्टिकल्स पास कर गए, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, टकराए नहीं किसी से और वो स्ट्रेट अवे पास कर गए। ये थी पहली ऑब्जर्वेशन जो रदरफोर्ड साहब ने हमको दी। उसके बाद रदरफोर्ड साहब का क्या कहना था? दूसरी ऑब्जर्वेशन जो रदरफोर्ड साहब की थी वो ये थी कि भाई कुछ अल्फा पार्टिकल्स आए और उन्होंने लार्ज एंगल्स बना लिए। कुछ अल्फा पार्टिकल्स आए और उन्होंने लार्ज एंगल्स जनरेट कर दिए। ये दूसरी ऑब्जर्वेशन थी। जो तीसरी ऑब्जर्वेशन थी वो क्या थी रदरफोर्ड साहब की? उन्होंने कहा कि कुछ, बहुत ही कुछ, यानी कि आप सबसे पहले मैक्सिमम तादाद थी, फिर जो है वो मीडियम हुए, और एट वेरी लो तादाद पे बात कर रहे हैं कि वो बहुत लो तादाद वाले आपके पास कुछ अल्फा पार्टिकल्स आए और वो स्ट्रेट अवे जिस डायरेक्शन में आए थे उसी डायरेक्शन में वो बाउंस बैक हो गए। बात समझ रहे हैं? तो ये कितनी ऑब्जर्वेशन हो गई बेटा? 3। आप कलर्स में मैंने थोड़ा सा वेरिएंस रखते हुए दिखा दिया, अगर आप लोगों को क्लियर हो रहा हो तो। ये कुछ लाइंस हमारे पास है जो स्ट्रेट अवे पास हो गई, ये कुछ लाइंस हमारे पास है जिन्होंने लार्ज एंगल्स बना दिए, और ये हमारे पास बहुत ही रेयर हमारे पास है, एक ही रे मैंने दिखाई इसलिए बहुत रेयर और बहुत कम को दिखाने के लिए, कि जो बाउंस बैक हो गई। अब 3 मिसालें दे रहा हूं और 3 मिसालों से आपने इन 3 ऑब्जर्वेशंस को जरा दिमाग में बिठाने कि ऐसा होता कैसे है और कैसे हुआ। देखो, मिसाल कंसिडर करो कि जितनी जगह पर ये बोर्ड लगा हुआ है, थोड़ी सी जगह है लेकिन है सब बिग वन, जितनी जगह पर ये बोर्ड लगा हुआ है, मैं कहता हूं दीवार में उतनी जगह होल हुआ है, और मैं आपको सामने दीवार पर खड़ा कर देता हूं और आपके हाथ में एक फुटबॉल देता हूं और आपसे कहता हूं इस होल में से फेंक कर दिखाओ। मुझे बताइए, क्या ये काम आसान है या मुश्किल है? आसान काम है, मुश्किल काम है? क्या लगता है आपको? बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम है सर। बॉल का साइज बहुत छोटा है, फुटबॉल जो है वो बहुत छोटी है, और ये जो दीवार में होल है, जो वैक्यूम्ड एरिया है, जो खाली जगह है, जो एम्प्टी स्पेस है, वो बहुत बड़ी है। तो हम बॉल बहुत आसानी से इसके अंदर से बाहर फेंक सकते हैं। पहली एग्जाम्पल है, हम इस पे रखेंगे, तीनों ऑब्जर्वेशन पे रखेंगे, लेकिन मिसालें पहले कंप्लीट करें। पहली एग्जाम्पल है। दूसरी एग्जाम्पल क्या है? मिसाल कंसिडर करते हैं। मिसाल के तौर पर क्रिकेट आप सब लोगों ने खेला होगा। सामने से एक बॉलर बॉल करा रहा है, यहाँ एक बैट्समैन जो है वो बैटिंग कर रहा है। अच्छा, बॉलर जो बॉल करा रहा है, अब वो बॉल क्या चाहती है? बॉल कहाँ जाना चाहती है? बॉल चाहती है पीछे जाना, और बैट्समैन बैट पे जो फोर्स लगा रहा है वो फोर्स किस जाने है? उस जाने। बॉल फोर्स लगा रही है इस जाने और बैट फोर्स लगा रहा है इस जाने। तो मैं, अप्रोप्रिएट लफ्ज नहीं है इसके लिए, लेकिन फिर भी मैं, हम बात को अपनी कंसिडर करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, क्या मैं इसे अपोजिंग फोर्सेस कह सकता हूं? क्या मैं इसे अपोजिंग, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में ना, बैट इस जाने में फोर्स लगाएगा, बॉल इस जाने में फोर्स लगाएगी, तो हम इसे अपोजिंग फोर्सेस कंसिडर कर लेते हैं। चलो, अब बॉलर बॉल करा रहा है। जितने लोग क्रिकेट देखते हैं, जितने लोगों को क्रिकेट का पता है, थोड़ी समझ है क्रिकेट की, वो इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। बॉलर बॉल करा रहा है, बॉल पीछे जाना चाहती है, बैट जो है वो सामने भेजना चाहता है उसे। मुझे बताइए, बॉल का साइज छोटा है या बैट का साइज? अजान हो रही है भाई, जरा रुक जाओ, फिर अजान के बाद हम कंटिन्यू करते हैं। हाँ भाई, बात कंटिन्यू करते हैं हम अपने पास दोबारा से। मैंने आपसे कहा कि बॉलर जो है वो बॉल करा रहा है और बैट्समैन जो है वो बैटिंग कर रहा है। बॉल पीछे जाना चाहती है, बॉल उस जाने में फोर्स लगा रहा है, बैट जो है वो उस जाने में फोर्स लगा रहा है। तो दोनों फोर्स एक दूसरे को दूर धकेलना चाहती है, तो इसलिए मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल कर लिया अपोजिंग फोर्सेस का। मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया अपोजिंग फोर्सेस का। अब मुझे एक बात समझाओ जरा अच्छे तरीके से, कि बॉल का साइज बॉल है और एक बैट है, अच्छा खासा एक जॉइंट डिफरेंस होता है।
तो बॉल छोटी है, बैट बड़ा है, बॉल आ रही है। अब जरा सिनेरियो आपने इमेजिन कर लेना जो सिचुएशन में मैं आपको लेकर जाना चाह रहा हूँ। बॉल आती है और बॉल आके बैट ये है, बैट के कॉर्नर पे लगती है, एज जिसे हम कहते हैं, एज जिसे हम कॉर्नर कहते हैं, एज कहते हैं। बैट के एज पे लगती है। मुझे बताओ बैट के एज पे लगती है, क्या पीछे जाएगी या क्या होगा, डायरेक्शन बदल देगी, क्या होना चाहिए, क्या समझते हैं आप? डायरेक्शन बदलेगी। क्या बॉल यहाँ लगकर इस डायरेक्शन में चली जाएगी, क्या बॉल पीछे की जाने जाएगी, या बॉल आगे चली जाएगी? क्या समझ में आता है आपको? तुम लोग क्रिकेट विकेट नहीं खेलते? हमजा और जैन ने बाद में सही जवाब दिया। भैया बॉल यहाँ लगेगी ना एज पे, तो स्लिप पे बंदा क्यों खड़ा करता है? हालांकि मुझे देखो क्रिकेट नहीं खेलना आता, लेकिन मैं सिर्फ बैठ के ग्राउंड में देखा है, तो मुझे अंदाजा है कि यहाँ पर बैट पे जब बॉल लगती है तो स्लिप वाला जो बंदा होता है, उस स्लिप वाले बंदे के पास जाती है बॉल। ऐसे ही होता है ना भाई। तो वो एज पे लग के डायरेक्शन, बॉल को जाना स्ट्रेट था, बॉल को जाना स्ट्रेट था, लेकिन जब एज पर लगी तो लगने के बाद डायरेक्शन बदल गई। ये दूसरी एग्जाम्पल है। तीसरी एग्जाम्पल समझते हैं। तीसरी एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? तीसरी एग्जाम्पल क्या है? हाँ बेटा बोलो, मुस्कान अली बोलिए। अच्छा चलो, कहानी ये है कि अब तीसरी एग्जाम्पल, वही बॉलर बॉल करा रहा है, यहाँ पर बैट्समैन बैटिंग के लिए तैयार खड़ा है। बॉलर बॉल कराता है, बॉल को जाना है पीछे, बैट्समैन बैट से फोर्स लगाएगा आगे की जाने, बॉल पीछे जाना चाहती है, बैट आगे की जाने फोर्स लगा रहे, दोनों अपोजिंग फोर्सेस हैं। बॉल आती है, बॉल का साइज छोटा है, बैट का साइज बड़ा है, आप लोग मुझे डेफिनेट कर चुके हैं बात। बॉल आती है, बॉल आने के बाद बैट के लगती है सेंटर पे, सेंटर, मिडिल ऑफ द बैट जिसे हम कहते हैं, मिडिल ऑफ द बैट। वहां लग के बॉल कहां जाएगी अब बताओ? क्या बॉल पीछे जाएगी, क्या बॉल साइड पर जाएगी, या बॉल वापस आगे की जाने फॉरवर्ड हो जाएगी? सिक्स लगेगा, फ्रंट साइड पर जाएगी, बॉलर की जाने जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन से आई थी उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। तीसरी मिसाल हो गई, आओ तीनों समझते हैं। हमने देखा ज्यादातर ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स पास हो गए, एक दो तीन चार पांच छह, छह छह अल्फा पार्टिकल्स एटम में से पास हो गए। ये गोल्ड का एक एटम था ना, इसमें से पास हो गए, गोल्ड का एक एटम था, इसमें से पास हो गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल विदाउट चेंजिंग देयर डायरेक्शन या विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। क्योंकि दरमियान में क्या थी? खाली जगह। पहली मिसाल पर आ जाओ। पहली मिसाल, बहुत सारी जगह खाली थी, बहुत बड़ा एरिया, बहुत लार्ज एरिया एम्प्टी था, खाली था। तो उसमें से जब आपने इस एरिया के मुताबिक, बहुत छोटी सी फुटबॉल के मुताबिक एक बॉल आपने फेंकी, इस एरिया बहुत जॉइंट था, बॉल बहुत छोटी थी, एटम बहुत बड़ा है, अल्फा पार्टिकल बहुत छोटा होता है एटम के मुकाबले में। तो अल्फा पार्टिकल जब आया, क्योंकि वो बहुत छोटा था, तो बहुत आसानी से इसमें से पास हो गया, क्योंकि एटम में बहुत सारा हिस्सा आप देख रहे हैं कैसा है, खाली। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एन एटम मस्ट बी लार्जली एम्प्टी। ज्यादातर हिस्सा, ज्यादातर हिस्सा एटम का क्या होता है? खाली होता है। इसीलिए अल्फा पार्टिकल्स मेजॉरिटी उसमें से पास हो गए। पहली एग्जांपल हमारी अमल दरामद हो गई। दूसरी मिसाल क्या थी कि बॉलर ने बॉल कराई थी, बैट पर आके लगी थी, बॉल छोटी थी, बैट बड़ा था, बैट के एज पे लगी थी। आओ जरा देखते हैं। अल्फा पार्टिकल छोटा है, यहाँ पर हमारे पास हैवी पॉजिटिवली चार्ज एरिया है सेंटर में। एटम का सेंटर क्या होता है? न्यूक्लियस। एटम का सेंटर क्या होता है? न्यूक्लियस। तो ये हैवी पॉजिटिवली चार्ज एरिया क्या है? न्यूक्लियस है। मुझे बताओ न्यूक्लियस बड़ा है या अल्फा पार्टिकल बड़ा है? साइज में देख के हम इसको फौरन बता सकते हैं कि सर अल्फा पार्टिकल बहुत छोटा है, न्यूक्लियस बड़ा है। तो अब बैट बड़ा है या बॉल बड़ी है? सर बैट बड़ा है। बैट बड़ा है या बॉल बड़ी है? सर बैट बड़ा है। बैट बड़ा है, बॉल छोटी है। बॉल आती है स्ट्रेट अवे। बॉल का क्या चार्ज है? जो बॉल है पॉजिटिव चार्ज है, इसका भी क्या है? पॉजिटिव चार्ज। दोनों सेम चार्जेस हैं। और मैं बात आपको फिर एक जुमला रिपीट कर दूं कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। सेम चार्जेस जो होते हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। तो सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। जैसे बैट पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा था, बॉल इधर जाना चाहती है, एक दूसरे को दूर धकेलना चाह रहे थे, रिपेल कर रहे थे, तो यहां पर भी ये पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। बॉल, बैट,
बॉल आ रही थी, बैट बड़ा था, बॉल आती है स्ट्रेट अवे, एज 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 की तरफ आ रही है, कॉर्नर की तरफ आती है, अपोजिट, सेम चार्जेस है, रिपेल कर रहे हैं, सेम चार्जेस है, रिपेल कर रहे हैं, एज की तरफ आती है, बॉल आई थी, बैट के एज पे लगी थी, डायरेक्शन बदल गई थी, अल्फा पार्टिकल को स्ट्रेट जाना था, अल्फा पार्टिकल को स्ट्रेट जाना था, लेकिन हैवी पॉजिटिवली चार्ज एरिया न्यूक्लियस की जानिब जब आई, अल्फा पार्टिकल का चार्ज भी पॉजिटिव, न्यूक्लियस का चार्ज भी पॉजिटिव, तो ये डिफ्लेक्ट कर गई, क्या कर गई, ये डिफ्लेक्ट कर गई, इसने अपनी डायरेक्शन बदल दी। बात यहां तक सबको समझ में आ गई? जल्दी से तीसरी एग्जांपल, फिर उसके बाद अगर किसी का सवाल हो तो वो अभी से लिख लो, और जो है वो जब मैं पूछूं सवाल तो फिर एंटर कर देना चैट पे, ताकि मैं उस वक्त पढ़ सकूं, कभी फिर नीचे चला जाएगा वो। तीसरी मिसाल की जानिब मैं आ रहा हूं, बॉल छोटी है, बैट बड़ा है, बॉल छोटी है, बैट बड़ा है, बॉल आ रही है सामने से, बैट पॉजिटिवली चार्ज एरिया न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल, छोटा पॉजिटिव चार्ज है, बड़ा बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज है एज कंपेयर टू द अल्फा पार्टिकल, बहुत जाइंट पॉजिटिव चार्ज है। बॉल आ रही थी, बैट के सेंटर पे लगी, दोनों ने एक दूसरे को दूर धकेलना था, तो स्ट्रेट अवे बैक चली गई, सेम चार्जेस, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, सेम चार्जेस हमेशा एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, पॉजिटिव आया, पॉजिटिव की जानिब जब सामने आया, इन सेंटर आया, तो उसने क्या किया, वापस पीछे की जानिब फेंक दिया, रिपेल कर दिया, तो वेरी फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स हैड बाउंस्ड बैक। ये तीन ऑब्जर्वेशंस थी जो रदरफोर्ड साहब की हमने एक्सप्लेन करी है इस वक्त। इसके बाद हम इनके रदरफोर्ड साहब के जो है वो अजम्पशंस पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या क्या बातें अज्यूम की थी इन तीनों ऑब्जर्वेशन से, कि एटम क्या है, एटम क्या नहीं है। बात यहां तक समझ में आ गई? कल की क्लास में हमारे पास हमने वही डिस्कस करना है।